बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एनालिटिक फंक्शन वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एनालिटिक फंक्शन वाले चैप्टर को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन ये आपके पास फर्स्ट लेक्चर है एनालिटिक फंक्शन वाले चैप्टर के ऊपर, कि आपको ये प्लेलिस्ट में अलग इसकी प्लेलिस्ट होगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर, कि एनालिटिक फंक्शन की अलग प्लेलिस्ट होगी, उसमें हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके लेक्चर को अपलोड करेंगे। तो देखें, सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन के चैप्टर में सबसे पहले इस एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जैसा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। तो देखें, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम डेफिनेशन करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन की। देखें वो डेफिनेशन क्या है। देखिए, इससे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ये आपके पास सेकंड प्लेलिस्ट है। जो फर्स्ट प्लेलिस्ट है ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की डेफिनेशन थी। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा था हमने, मैग्नीट्यूड देखा था, कॉन्जुगेट देखा था और आर्गूमेंट देखा था हमने, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज़ें वगैरह, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हमने डिस्कस किया था। वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर है। तो आज का जो प्लेलिस्ट स्टार्ट होने वाली है लेक्चर नंबर 1 से, वो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर है, लेकिन वो एनालिटिक फंक्शन की है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर एनालिटिक फंक्शन के चैप्टर को डिस्कस करने से पहले लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है। देखें, डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिस्कस करने से पहले आप इसकी कुछ डेफिनेशन को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है। ठीक हो गया। लेट एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, लेट एफ ऑफ जेड बी डिफाइन इन नेबरहुड of z and is single valued। then देखिए डेफिनेशन है, let f of z be defined in neighborhood of z and is single valued। f of z कोई फंक्शन है, डिफाइन है neighborhood of z। z neighborhood का मतलब कुछ इस तरह से समझें कि जो हम साया होता है साथ वाला, उसके साथ वाला जो है उसमें f of z क्या है, डिफाइन है। and is single valued then f of z is said to be differentiable at z is equal to z naught। देखें, z naught कोई पॉइंट है, वो उस फंक्शन में z की जगह z naught रखने पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। उसे हम फंक्शन को कहेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। z की जगह z नॉट पुट करने पर वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, f प्राइम इंटू जेड, और या d अपॉन डी जेड इंटू एफ ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, विच इज़ अब f प्राइम इंटू जेड नॉट। अब देखिए, z की जगह हमने रख दिया z नॉट, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो f प्राइम इंटू जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई z माइनस जेड नॉट। ये आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, फार्मूला है। इस तरह से समझिए आपको, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड यूनिक। ये डेफिनेशन, ये फार्मूला अप्लाई करने पर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मीन अनडिफाइन ना हो, फाइनाइट हो, और यूनिक होनी चाहिए। एक ही उसका आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए, 2-3 आंसर उसके ना हो। ठीक हो गया। और यूनिक होनी चाहिए, मीन के उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है हमारे एफ ऑफ जेड, वो पॉइंट जेड नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो हम उसे किस तरह से डिनोट करते हैं, एफ प्राइम इंटू जेड नॉट या डी अपॉन डी जेड इंटू एफ ऑफ जेड से। ठीक हो गया। अब देखें, ये फार्मूला है डेरिवेटिव का, आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। देन वी कैन से दैट f इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू z नॉट। देखें, दोबारा इसकी डेफिनेशन को कुछ समय इस तरह समझते हैं कि f ऑफ z कोई डिफाइन है नेबरहुड ऑफ z। z के किसी नेबरहुड में कोई फंक्शन अगर डिफाइन है, तो अब हम प्रूफ करेंगे। और हम इसकी डेफिनेशन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन में जाएंगे। एंड इज सिंगल वैल्यूड देन f ऑफ z इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू z नॉट डिनोटेड बाय f प्राइम इंटू z नॉट और या d अपॉन dz इंटू f ऑफ z, विच इज अब ये आपके पास फार्मूला है डेरिवेटिव का। प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड करता है लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, इसमें लिमिट यूनिक होनी चाहिए। ये थ्योरी है, थ्योरी को थ्योरी की तरह समझिए। आगे जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है z इज इक्वल टू z नॉट के ऊपर। अब एक और चीज़, और एक डेफिनेशन है इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन और डेल्टा की सूरत में। द अबव डेफिनेशन एग्जर्ट दैट गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई गिवन एप्सिलॉन है जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा, के एक गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन और जेड नॉट के ऊपर। इस तरह सच डेट के ये जो फंक्शन है, इसमें से f प्राइम इंटू जेड नॉट को सब्ट्रैक्ट करें और उसका जैसे ही मॉडुलस लें तो वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। यानी कि ये जो आपके पास है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, फिर मॉडुलस लें, वो हमेशा लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से।
कब, वेन एवर, जब भी जीरो लेस देन जेड माइनस जेड नॉट और ये लेस देन होगा डेल्टा से। जब ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो तो ऑटोमेटिकली ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, तब जाकर जो डेल्टा होगा वो डिपेंड करेगा आपके पास जेड नॉट के ऊपर और एप्सिलॉन के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन और डेल्टा की सूरत में है और ये आपके पास लिमिट की सूरत में है। ठीक हो गया। अब इसकी हम कुछ रिमार्क को डिस्कस करते हैं। देखें, अब फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? कोई फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंशिएबल करेंगे इन अ डोमेन डी में। कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा इन अ डोमेन डी में इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ द डी। अब डी क्या है? डोमेन है। देखें, डोमेन क्या हो सकती है? डोमेन किसी फंक्शन की सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकती है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकती है, सेट ऑफ इरेशनल या सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकती है, या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, या इंटीजर का सेट हो सकता है। उस इंटीजर के सेट में या नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम कोई एक पॉइंट उठा लें, उस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उसके साथ साथ उस डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जेड कोई आपके पास फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का एक सेट है, नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर अगर आपको कहा गया कि भाई ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, तो नेचुरल नंबर के पॉइंट हर एक नेचुरल नंबर का अगर हम कोई पॉइंट उठा लें तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन अ डोमेन डी, कि कोई फंक्शन को किसी डोमेन के कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे गिवन डोमेन के अंदर उस वक्त अगर वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर, ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन, डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर। डोमेन क्या होती है? वो वैल्यूज होते हैं जो हम फंक्शन को खुद से देते हैं, वो वैल्यूज होती हैं जो हम फंक्शन को खुद से देते हैं। वो वैल्यूज क्या होती है? डोमेन की वैल्यूज होती हैं। डोमेन की जो भी वैल्यूज हम दें उस पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो जाता है हर वैल्यूज के ऊपर, तो फंक्शन को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएबल कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये रिमार्क था, इसको डिस्कस करना लाजमी था। अब एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखें, तो इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से है। देखें, ये आपके पास लेट कर लिया, आपके पास एफ ऑफ जेड है। ये देखें, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं z की पावर -2। अब हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। लेट एफ ऑफ जेड, अब जेड, ये डेफिनेशन लगाएंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन की, ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे, ये फार्मूला लगाकर हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इट मीन फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो देखें, तो ये एफ ऑफ जेड है, जेड की जगह जेड नॉट रखेंगे तो क्या बनेगा? एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू, मीन जेड को रिप्लेस करते हैं जेड नॉट से, तो 1/z नॉट का स्क्वायर बनेगा जेड नॉट की पावर -2। तो फार्मूला लगाएं, ये वाला फार्मूला, पहले लेफ्ट ये चीज़ लगाएं, पहले राइट वाली। तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट इक्वल होगा एफ ऑफ जेड आपके पास गिवन है जेड की पावर -2 और एफ ऑफ जेड नॉट आपके पास गिवन है जेड नॉट की पावर -2। ये बनेगा। जेड माइनस जेड नॉट को अपने वैसे लिखा रहने देना है। तो आप इसको जैसे ही नीचे लिखेंगे, इसको इस शक्ल में लिखें, इसको इस शक्ल में लिखें, तो ये बनेगा। देखें, 1/z का स्क्वायर, इसे मैं लिख देता हूँ 1/z नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट का स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लें। यहाँ पर आपने क्या करना है कि ऊपर वाला जो आपके पास फैक्टर है ना 2, उसका आपने एलसीएम लेना है। तो क्या बनेगा एलसीएम? ऊपर आपके पास बनेगा z नॉट का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर z नॉट का स्क्वायर इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, मीन सिंपल ऊपर एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें किस तरह से करेंगे सिंप्लीफाई। वो सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करना है हमने, ये देखें। अब देखें, ये है आपके पास एलसीएम लिया तो क्या बना? जेड नॉट का स्क्वायर मैंने जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड नॉट का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। अब इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा। अब देखें, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो वो फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया इसकी जगह। अब फिर देखें, जेड माइनस जेड नॉट है तो ये क्या है? जेड नॉट माइनस जेड, इसमें जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो बनेगा जेड माइनस जेड नॉट, बाकी चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। इससे ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस जेड नॉट प्लस जेड डिवाइडेड बाय जेड नॉट का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, फाइनली कम। अब देखें, अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट z टेंड टू z नॉट, लिमिट z टेंड टू z नॉट यहाँ पर लेफ्ट में भी लगा दें, राइट में भी लगा दें। अब जैसे राइट में आप लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? देखें, तो अब देखें ये आपके पास बनेगा माइनस जेड नॉट प्लस जेड डिवाइडेड बाई जेड नॉट का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। अब जेड की जगह जैसे जेड नॉट रखेंगे तो क्या बनेगा? देखें, माइनस जेड नॉट प्लस जेड की जगह जेड नॉट रख दिया आपने, डिवाइडेड बाई जेड की जगह जेड नॉट रख दिया तो क्या बनेगा? ऊपर बनेगा 2z नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट की पावर 4, इससे ये कट जाएगा तो बनेगा -2 डिवाइडेड बाई जेड नॉट की पावर 3। सिंप्लीफाई करेंगे -2 जेड नॉट की पावर -3 बनेगा। तो इट मीन ये जो चीज़ है। अब देखें यहाँ पर एक और बात समझें, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये आपके पास गिवन था कुछ इस तरह से, आपके पास आंसर आया है -z नॉट प्लस z डिवाइडेड बाई
नीचे आपके पास गिवन है z0 का स्क्वायर, z0 का स्क्वायर और z का स्क्वायर आपके पास गिवन है। लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर लेफ्ट में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें, लेफ्ट में देखने के लिए यहाँ पर प्रीवियस पेज पे देखें, प्रीवियस पेज पे आपके पास ये कुछ इस तरह से था। देखें एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। तो आप लेफ्ट में जो चीज़ थी उसे वैसे लिखा रहने दें, मीन यहाँ पर जो चीज़ थी उसे मैं वैसे लिखा रहने देता हूँ। लेफ्ट में जो चीज़ थी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपके पास कुछ इस तरह से था। देखें एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई z माइनस जेड नॉट था, ठीक हो, कुछ इस तरह से। अब हम आगे ये स्टेप करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या कहा है, नो अप्लाई लिमिट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट कुछ इस तरह से अप्लाई करें कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, ठीक हो गया, और इस चीज़ को अपने वैसे लिखा रहने देना है, एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई, यानी कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन थी ना, सेम हमने वही डेफिनेशन अप्लाई कर दिया। तो जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट इज इक्वल, सॉरी ये आपके पास है माइनस जेड नॉट प्लस का जेड डिवाइडेड बाई जेड नॉट का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। अब ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल है, देखें ये डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन में हमने इसको देखा था, वो दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये लिमिट z टेंड टू z नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट, ये इक्वल है एफ प्राइम इंटू जेड नॉट के। तो मैं इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ठीक हो गया। तो मैं देखें इसकी जगह ये पुट कर देता हूँ एफ प्राइम इंटू जेड नॉट। तो मैं यहाँ पर ये पुट करता हूँ एफ प्राइम इंटू, तो इस होल की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, एफ प्राइम इंटू जेड नॉट। तो एफ प्राइम इंटू जेड नॉट इक्वल होगा, जहाँ भी जेड होगा तो ये जेड टेंड्स टू जेड नॉट है, जहाँ भी जेड होगा उसकी जगह जेड नॉट रखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस जेड नॉट प्लस यहाँ पर जेड नॉट, जेड की जगह रखना है हमने जेड नॉट, जेड की जगह रखना है जेड नॉट का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट की पावर 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू डिवाइडेड बाई जेड नॉट की पावर 3, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ प्राइम इंटू जेड नॉट का आंसर आएगा माइनस टू जेड नॉट की पावर 3, माइनस टू जेड नॉट की पावर 3। तो आपके पास ये इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाकर हमने सॉल्व कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो वही आंसर है। देखें एफ प्राइम इंटू जेड नॉट इज इक्वल टू माइनस टू जेड नॉट की पावर नेगेटिव 3। अब ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव में जैसे ऊपर लिखेंगे तो बनेगा नेगेटिव 3। अब आपके पास फंक्शन क्या था, अगर हम सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या फंक्शन था, देखें आपके पास फंक्शन कौन सा था, ये वाला था। देखें अब इसको मैं अगर यहाँ पर सोल्व करूँ तो आपके पास क्या था, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड का स्क्वायर था ना। तो ये तो हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई। ये देखें सिंपल, एफ ऑफ जेड आपके पास क्या था, एफ ऑफ जेड आपके पास था 1 अपॉन जेड का स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ जेड की पावर नेगेटिव 2, जेड की पावर नेगेटिव। जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव के लिए पावर पहले होती है फिर पावर में एक कम कर देते हैं, माइनस टू माइनस 1 करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस टू जेड की पावर नेगेटिव 3। तो अब देखें ये सिंपल डेरिवेटिव का पावर रूल वाला फार्मूला है जो हमने कैलकुलस में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला क्या होता है आपके पास कि एफ ऑफ जेड अगर आपके पास 1 अपॉन जेड स्क्वायर है जो कि इक्वल टू जेड की पावर नेगेटिव 2 है, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपके पास फार्मूला ये होता है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है फिर पावर में एक कम कर देते हैं। तो वही रूल मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव देखें ये आया माइनस टू जेड की पावर नेगेटिव 3। तो जैसे ही जेड के ऊपर जेड नॉट पॉइंट पुट कर दूं तो उसका आंसर भी यही आता है माइनस टू जेड नॉट की पावर नेगेटिव 3 के। अगर फंक्शन जो है वो हमारे पास जेड नॉट पॉइंट के ऊपर भी डिफरेंशिएबल है, जेड के ऊपर भी डिफरेंशिएबल है, इट मीन फंक्शन का आंसर एग्जिस्ट करता है, लिमिट यूनिक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है जेड नॉट के ऊपर। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक होगा। अब एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएबल की। अब देखें अब इसी तरह एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखें ये आपके पास एग्जांपल स्टेरिक है, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आयोटा वाई। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है और बताया और हमें कहा गया है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड यू जो कि फंक्शन है एक्स वाई का प्लस आयोटा वी जो कि फंक्शन है एक्स वाई का। और यहाँ पर बताया गया है देखें यू जो कि फंक्शन है एक्स वाई का वो एक्स के इक्वल है और v जो कि फंक्शन है एक्स वाई का वो 2y के इक्वल। अब देखें ये भी f ऑफ z है, ये भी f ऑफ z है, इट मीन दो फंक्शन, ये भी f ऑफ z है, ये भी f ऑफ z है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पर u जो कि फंक्शन है एक्स वाई का वो किसके इक्वल होगा, x के, और v जो कि फंक्शन हो एक्स वाई का v जो कि इक्वल होगा 2y के। तो ये लिखा हुआ है, वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखें डिस्कस करें कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की क्या है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएंगे, वहीं डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई कर देंगे। देखें आपके पास गिवन है ना एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आयोटा वाई, उसे वैसे लिखा रहने दें, जेड को रिप्लेस करते हैं जेड नॉट से, तो क्या बनेगा एक्स नॉट प्लस 2 आयोटा वाई नॉट। अब जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आपको पता है होता ही होता है। अब जेड को रिप्लेस करेंगे जेड नॉट से तो क्या बनेगा जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। तो वैल्यूज आपके पास हैं पड़ी, तो जस्ट वैल्यूज को पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें। देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसे
कुछ इस तरह से देखें, ये है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट, ये फार्मूला होता है ना। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है, एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है। जेड आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई से यहाँ पर रखना है, माइनस जेड नॉट की वैल्यू को भी आपने यहाँ पर रख देनी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट को एक साथ लिख दिया। यहाँ से अयोटा कॉमन निकाल के अंदर क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पर 2 भी कॉमन निकाल लिया, 2 अयोटा कॉमन निकाल लिया, अंदर लिख लिया वाई माइनस वाई नॉट। तो नीचे क्या किया हमने, एक्स माइनस एक्स नॉट यानी कि रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया। फिर एक और बात को मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, इसको मैंने वैसे लिख दिया, इसके अपोजिट साइड से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, मीन के रेशनलाइज कर दिया। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो अयोटा है ये नीचे ना हो, अयोटा ऊपर आ जाए किसी ना किसी तरीके से, मीन के नीचे वाले फंक्शन का, नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का, अगर मैं नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूँ तो जो उसका आंसर आएगा उस आंसर को मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा, मीन उस आंसर से मैं रेशनलाइज कर दूंगा फंक्शन को। कि यहाँ पर अगर आपके पास एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट है, तो इस नीचे वाले का यानी कि डिनोमिनेटर में होल का आप क्या लें, कॉन्जुगेट लें, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर ऊपर भी डिवाइड करें, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे डिवाइड करें, तो ये बनेगा। मैंने कि इसके अपोजिट साइड से मैंने रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि जैसे मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो 1 बनेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक, अब ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर वाले फंक्शन से सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करें, नीचे में आपके पास फार्मूला लगाएं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो देखें एक्स माइनस एक्स नॉट को अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बनेगा एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, फिर दोबारा एक्स माइनस एक्स नॉट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट बनता है। 2 अयोटा वाई माइनस वाई नॉट को आप इस एक्स माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब दोबारा 2 अयोटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये क्या बनेगा, 2 माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर बनेगा, तो ये माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, तो वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मजीद सिंपलीफाई करें तो ये क्या है, देखें एक्स माइनस एक्स नॉट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगाकर अयोटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर होगा, तो वो ये लिखा हुआ है, इसको वैसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 अयोटा है और ये माइनस अयोटा है, तो 2 अयोटा में से जब एक अयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव अयोटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट बनता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव 2 हो जाएगा। फिर दोबारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप एक साथ रियल पार्ट को अलग करें, इमेजिनरी पार्ट को अलग करें, तो ये क्या रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं है, इमेजिनरी अयोटा नहीं है, तो इसके साथ इट मीन इसको मैं एक साथ लिख दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। और यहाँ पर देखें प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट है और यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नॉट है, मीन कि इमेजिनरी पार्ट जो था उससे मैंने साइड पे लिख दिया अलग करके। अब यहाँ पर देखें अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस के, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इस स्क्वायर को मैंने इसके स्क्वायर को वैसे लिखा रहने दिया। अब देखें एलसीएम ब्रेक कर दें, ये जो आपके पास नीचे नजर आ रहा है ना आपको, कि आपको नीचे नजर आ रहा है एक्स माइनस, ये देखें एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, इसको आप एलसीएम को ब्रेक कर दें, इसको इस पर भी डिवाइड कर दें, इसको इसके ऊपर भी डिवाइड कर दें, तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इसके ऊपर भी डिवाइड कर दिया, इसके ऊपर भी डिवाइड कर दिया। अब हमारा काम है लिमिट अप्लाई करना, फाइनली काम हमारा अब शुरू होगा कि अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नो अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे, z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। अच्छा यहाँ पर एक और बात को समझें, यहाँ पर क्या था, z था, z नॉट था, तो हमने लिमिट लगाई z माइनस z नॉट। मैंने आपको प्रीवियस जो आपके पास प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली प्लेलिस्ट वाली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट थी, उसमें मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस किया था, बताया था आपको कि किसी भी प्लेन के ऊपर, प्लेन में जब भी हम कोई प्लेन में z को डिनोट कर देते हैं, किसी भी एक्स वाई प्लेन के अंदर जब हम कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर देते हैं तो वो प्लेन क्या होता है, वो प्लेन z प्लेन होता है या कम्प्लेक्स प्लेन होता है। अब कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एक्स वाई प्लेन में जैसे हम z को डिनोट कर देते हैं वो क्या होता है, कम्प्लेक्स प्लेन या z प्लेन होता है। तो सेम वही केस है, देखें अगर लिमिट z टेंड टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट है, तो z के अंदर कौन से पॉइंट होंगे, एक एक्स वाई प्लेन के अंदर z को डिनोट करते हैं ना, तो इट मीन x टेंड टू x नॉट y टेंड्स टू y नॉट है हमारे पास। यानी कि यहाँ देखिए ना, यहाँ पर आपके पास क्या है, x है और y है, x नॉट है y नॉट है, यहाँ पर z तो नहीं है ना, तो यहाँ पर लिमिट कौन सी यूज़ होगी, यहाँ पर लिमिट यूज़ होगी, ये दोनों एक साथ होंगी, x टेंड टू x नॉट होगा, y टेंड्स टू y नॉट होगा, इसकी लिमिट अलग लगाएं प्लस अयोटा लिखकर, फिर इसके साथ लिमिट अलग लगाएं, लिमिट लगाएंगे x टेंड टू x नॉट y टेंड्स टू y नॉट, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर z था तो लिमिट z टेंड टू z नॉट लगाई, यहाँ पर लिमिट में आपके पास वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x और x नॉट, तो लिमिट x टेंड टू x नॉट y टेंड्स टू y नॉट लगा दी हमने, इसके साथ लिमिट अलग से लगा दी, इसके साथ लिमिट हमने अलग से लगा दी। अब देखें
आपने इसी क्वेश्चन नंबर ए का नाम देना है। अब आप इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये देखें मैंने इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से सॉल्व किया हुआ है। देखें हियर लिमिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट इफ बोथ लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि लिमिट जो है वो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट उस वक्त करेगी जब लिमिट राइट हैंड साइड यानी कि इस तरफ जो लिमिट है वो दोनों लिमिट, ये लिमिट भी और ये लिमिट भी दोनों एग्जिस्ट करेंगी, तब जाकर हम कहेंगे कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी एग्जिस्ट करती है। अगर जब लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेगी तो अंडरस्टैंड फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन कुछ डिफरेंशिएबल नहीं है, वो हम देखेंगे कैसे नहीं है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन ए का ये वाला हिस्सा हम कंसिडर कर लेते हैं। कौन सा वाला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट यानी कि रियल पार्ट जो था वो हमने कंसिडर कर लिया। देखें वो ये है लिमिट x टेंड टू x नॉट y टेंड टू y नॉट x माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस इंटू वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है हम ये चेक करेंगे कि ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर बी है, आप इसे बी का नाम दें। नो लेटिंग x टेंड टू x नॉट है और y टेंड टू y नॉट है, मैंने ओपन ब्रैकेट में लिख दिया अलॉन्ग वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन का आपको पता है y एक्सिस वाली जो लाइन होती है ना, y एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। उसमें आपको पता है वर्टिकल लाइन के अंदर y एक्सिस होता है लेकिन x क्या होता है, जीरो होता है। तो x को जीरो बनाने के लिए x की लिमिट को अप्लाई कर दें, y की लिमिट को वैसे लिखा रहने दें, क्योंकि आपके पास क्या है वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के ऊपर y की लिमिट को आप अप्लाई करेंगे, y टेंड्स टू y नॉट, x को जीरो कर देंगे। x को क्योंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर y एक्सिस के ऊपर x नहीं होता और आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन में x एक्सिस के ऊपर y नहीं होता, तो उसको अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन की बात की जा रही है। तो वर्टिकल लाइन के ऊपर आपने x को जीरो बनाना है, x को खत्म करना है और फिर आपने लिमिट यूज करनी है y की, तो y टेंड्स टू y नॉट। तो जैसे ही आपके पास ये लिमिट है ना, ये देखें लिमिट x टेंड टू x नॉट, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें y टेंड्स टू y नॉट, इट मीन इसके ऊपर यहाँ पर देखें x माइनस x नॉट है, यानी कि ये चीज़ मैंने वैसे लिखा रहने देना है। ये लेफ्ट में जो चीज़ थी उसे मैंने वैसे लिख दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब मैंने क्या किया, x की जगह x नॉट यहाँ पर रख दिया। जैसे ही x की जगह x नॉट मैंने यहाँ पर रखा, x की जगह x नॉट मैंने यहाँ पर रखा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो वहीं मैंने ये यहाँ पर जीरो बन गया। फिर मैंने यहाँ बाकी लिमिट कौन सी बचेगी, लिमिट बचेगी y टेंड्स टू y नॉट, तो ये वही y टेंड्स टू y नॉट मीन के एक लिमिट को आप अप्लाई करें, एक लिमिट को मीन के सिंपल तरीके से एक लिमिट को पुट कर दें, एक लिमिट को वैसे लिखा रहने दें। अगर आप कह रहे हैं ना कि अलॉन्ग वर्टिकल लाइन, इट मीन अलॉन्ग y एक्सिस की बात की जा रही है, तो y एक्सिस की लिमिट को वैसे ही लिखा रहने दें। x को जीरो बनाना है, y एक्सिस के ऊपर आपको पता है x जीरो होता है, x को जीरो बनाने के लिए आपने x की लिमिट को पुट कर देना है, x की जगह रख देना है x नॉट। तो मैंने यहाँ पर x की जगह जैसे ही x नॉट रखा तो क्या बन गया, जीरो, तो ये जीरो। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें, अब देखिए लिमिट y टेंड टू वाई नॉट को मैंने वैसे लिख दिया, ये 2 इससे ये कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो सिंपलीफाई करेंगे तो 2 बनेगा। y तो इसमें है नहीं कि जिसकी जगह मैं y नॉट पुट करूं तो सिंपल 2 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या बनती है, 2 बनती है। किसके ऊपर, वर्टिकल लाइन के ऊपर। वर्टिकल लाइन के ऊपर एक तो प्लेन होता है ना जिसमें x एक्सिस होता है और एक क्या होता है, y एक्सिस होता है। हमने वर्टिकल लाइन ली, उसके ऊपर लिमिट y टेंड्स टू y नॉट अप्लाई किया, तो आंसर क्या आया, 2 आया। अब इसी तरह अब हॉरिजॉन्टल के लिए चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए चेक करते हैं कि इसकी लिमिट क्या आती है। वर्टिकल के लिए इसकी लिमिट तो आई 2, अब हॉरिजॉन्टल के लिए चेक करते हैं कि इसकी लिमिट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है। देखें वो ये है, देखें लेटिंग x टेंड टू x नॉट, y टेंड टू y नॉट, ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपको पता है y क्या होता है, जीरो होता है, और आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सिर्फ x ही प्रेजेंट होता है ना, x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू आपको मिलेगी, y की तो वैल्यू तो आपको मिलेगी नहीं, इसीलिए y को आप पुट कर दें y नॉट। हॉरिजॉन्टल देखें मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको किसी न किसी तरीके से समझ आ जाए। देखिए ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। ये क्या हो गया, प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। अब इस एक्स वाई प्लेन में जैसे ही हम कोई कम्प्लेक्स नंबर z को डिनोट कर दें तो वो प्लेन एक्स वाई प्लेन नहीं रहता, वो प्लेन z प्लेन बन जाता है। तो ये क्या हो गया, z प्लेन हो गया। z प्लेन कहें या इसे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, z प्लेन कहें या कॉम्प्लेक्स प्लेन आप इसे कह सकते हैं। अब देखें ये कौन सा है, ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। तो ये इसमें हमने क्या डिनोट किया हुआ है, z को डिनोट किया हुआ है, तो ये z प्लेन है। अब देखें
वही z के अंदर क्या हो गया, z के अंदर क्या शामिल हो गया, x भी और y भी। तो हमने कौन सी लिमिट यूज की थी, हमने कहा था ना, देखें ये लिमिट z टेंड टू z नॉट, z के अंदर क्या हो गया, x और y हो गया, x टेंड टू x नॉट पे जाएगा, y टेंड टू y नॉट जाएगा। ये z को हमने एक कम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट किया हुआ है, तो लिमिट x टेंड टू x नॉट, y टेंड टू y नॉट अप्लाई करेंगे। अब हम पहले हमने चेक किया है कि अलोंग द वर्टिकल लाइन, अब हम देख रहे हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन के ऊपर अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन के ऊपर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ आपको x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो वो भी x का होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो वो भी x का होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो भी सारे x यहाँ पर x है ना। तो यहाँ पर जो भी नंबर होंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 जो भी यहाँ पर नंबर होंगे, पॉइंट होंगे, वो सारे x के पॉइंट होंगे, x एक्सिस जो है। अब यहाँ पर कौन से होंगे, y एक्सिस है ना यहाँ पर, तो सारे यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर सारे y के आंसर होंगे, यहाँ पर y के सारे पॉइंट होंगे क्योंकि ये y एक्सिस है। अब जरा बात को समझे, अब ये आप अप्लाई करें x टेंड टू x नॉट, y टेंड टू y नॉट अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, या इट मीन अलोंग y एक्सिस, सॉरी अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन मीन अलोंग x एक्सिस, जिसके ऊपर y क्या होता है, 0 होता है। अलोंग x एक्सिस के ऊपर सारे आपके पास क्या होते हैं, सारे आपके पास क्या होते हैं, x की वैल्यूज होती हैं, y तो होता नहीं। इट मीन y को आपने y नॉट पुट करना है, इसमें y को y नॉट पुट करना है, y को खत्म करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू नहीं होती, x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यूज होती हैं। इसी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के ऊपर आपने जस्ट x की वैल्यू रखनी है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू आपने नहीं रखनी, y की वैल्यूज नहीं होती। इसी वजह से x हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि x एक्सिस के ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो y को 0 बनाएं, y को खत्म करें, y नहीं होता। किसी वजह से हमने पुट किया है y को y नॉट, मीन के फर्स्ट लिमिट हमने अब अप्लाई की है, y x टेंड टू x नॉट को वैसे रखा, y की जगह y नॉट लिमिट अप्लाई कर दी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब देखें x में ये लेफ्ट में जो चीज थी उसे मैंने वैसे लिखा रहने दिया, कुछ भी नहीं किया, मैंने लिमिट अप्लाई कर दी x टेंड टू x नॉट और लिमिट पुट कर दी x की जगह x नॉट। ये देखें ये लिमिट टेंड्स टू है, x टेंड टू x नॉट, ये लिमिट अप्लाई करूंगा। नेक्स्ट पहले मैंने पुट कर दिया x की y की जगह y नॉट। ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, y 0 होगा तो पुट करें, खत्म करें y को, यहाँ पर x की वैल्यू होती है, तो x में से x नॉट प्लस 2 इंटू y की जगह पुट कर दिया, y की लिमिट अप्लाई कर दी y नॉट, और यहाँ पर भी y की लिमिट अप्लाई कर दी y नॉट, x की लिमिट को वैसे सिंगल लिखा रहने दिया, ठीक। अब देखें x टेंड टू x नॉट को वैसे लिखा रहने दिया, ये तो y माइनस y नॉट है, ये भी y नॉट है, खत्म हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, ऊपर रह जाएगा x में से x नॉट कस गया डिवाइडेड बाई x में से x नॉट कस गया, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 1। अब यहाँ पर ना x है कि जिसकी जगह हम x नॉट पुट करेंगे, यहाँ पर x तो है नहीं, तो सिंपल 1 ही आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा स्टेरिक। अब आपने बात को जरा समझना है, हमने कौन सा पार्ट कंसीडर किया था, हमने ये वाला पार्ट कंसीडर किया था। ये देखें इक्वेशन ए का ये वाला हिस्सा कंसीडर किया था, रियल पार्ट उठा लिया था, तो ये कौन सा इक्वेशन बनी, इक्वेशन बी बनी। उसके ऊपर वर्टिकल लाइन अप्लाई करके देखा तो आपके पास ये देखें ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस के ऊपर आपके पास आंसर आया 2 इस, यानी कि इस वाले हिस्से पर लिमिट अप्लाई की, इस वाले हिस्से को कंसीडर किया, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन y एक्सिस की लिमिट अप्लाई की तो आंसर आया आपके पास 2। इस वाले हिस्से के ऊपर, फर्स्ट हिस्से के ऊपर आपने फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के में x एक्सिस के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई की x की, तो आपके पास आंसर आया 1। तो मीन लिमिट यूनिक नहीं आ रही, लिमिट सेम नहीं आ रही, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 1। तो वो कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन स्टेरिक थी, और ये इक्वेशन क्या है, डबल स्टेरिक। तो आप देखें फ्रॉम स्टेरिक एंड स्टेरिक डबल डैश वी नो दैट द लिमिट इन इक्वेशन बी। अब बी कौन सी इक्वेशन है, ये देखें ये वाली इक्वेशन है बी। ये देखें ये बी कहां से निकला था, इक्वेशन ए के फर्स्ट पार्ट से, ये वाले से हमने कंसीडर किया था। तो इसकी जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसकी जब एग्जिस्ट नहीं करती तो इसकी तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना इसकी। तो देखें सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करें, इक्वेशन बी की वही बात बताने की कोशिश की जा रही थी। इक्वेशन स्टेरिक वो इक्वेशन स्टेरिक जिसका आंसर 2 आया था, और स्टेरिक डबल डैश वी नो दैट द लिमिट इन इक्वेशन बी विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन ए। जो इक्वेशन ए का हमने पहला हिस्सा रियल पार्ट वाला कंसीडर किया था ना, उसकी जो लिमिट है वो ऑन राइट हैंड साइड इज नॉट यूनिक। राइट इक्वेशन स्टेरिक और स्टेरिक डैश वी नो दैट द लिमिट इन इक्वेशन बी, इक्वेशन बी जो हमने निकाली थी ना, जो इक्वेशन ए का फर्स्ट पार्ट था, उसमें जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। आप देख सकते हैं विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ए का जो पहला पार्ट है ना, जो रियल पार्ट है, उसमें अब जैसे हमने लिमिट अप्लाई किया तो राइट हैंड साइड यूनिक नहीं आ रही, एक राइट हैंड साइड 1 आ रही है, एक राइट हैंड साइड 2 आ रही है, यूनिक नहीं आ रही, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेरिवेटिव का जो फार्मूला था कि f प्राइम इनटू z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट, वो उसमें बताया था हमने डेफिनेशन में कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर लिमिट नहीं आ रही, तो लिमिट
on right left hand side of equation it does not exist at any z naught, so function is not differentiable। जब लिमिट आपके पास यहाँ पर इस वाले इक्वेशन ए के लेफ्ट वाले हिस्से में इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो अंडरस्टूड है इस पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगी। जब यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगी। लिमिट एग्जिस्ट जब यहाँ पर नहीं करी तो यहाँ पर भी नहीं करी, तब हम कहेंगे कि ये जो आपके पास फंक्शन है, जो एग्जाम्पल स्टेरिक में एफ ऑफ जेड इज इक्वल एक्स प्लस 2 आयोटा हुआ है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन को काबू नहीं करता, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन को एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही हमने डिस्कस किया है कि एनालिटिक फंक्शन को तो आगे चलकर देखेंगे, इसी प्ले लिस्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है और डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है। अगर ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसकी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो z नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अगर ये जो है लिमिट एक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ये फार्मूला लगाने पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, यूनिक नहीं आता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तब हम कहेंगे वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट के ऊपर, z नॉट के ऊपर। या दूसरे अल्फाज में इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा, डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन को इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन और डेल्टा की सूरत में देखने के लिए अब एप्सिलॉन और डेल्टा को डिफाइन करते हैं। कैसे? अब वो डेफिनेशन एग्जिस्ट दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई नंबर है, देन अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन और z नॉट के ऊपर, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मॉड लेने से वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, जब भी z माइनस z नॉट का मॉड लेस होगा डेल्टा से। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हमने यहाँ पर अप्लाई की फर्स्ट एग्जांपल में, हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल था, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया। अब हमने वो फिर सिंपल वही केस हमने इस एग्जांपल स्टेरिक डैश में अप्लाई किया, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, लिमिट यूनिक नहीं आई, तो हमने कह दिया कि वो फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके साथ साथ इसके 2 पार्ट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पार्ट ए को सोल्व करेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी को सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। अगर चैनल पर नए हैं तो कैंडल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।